स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 13 को। हम लोगों ने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज का जो टॉपिक है इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे आप लोग कि कब वेव मैकेनिकल मॉडल आएगा। ठीक है, और वेव में आज एक यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन और है कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत बड़ा चैप्टर था, अच्छा खासा चैप्टर था जिसका कंटेंट बहुत बढ़िया था। तो बोर के एटॉमिक मॉडल के बाद में जो भी टॉपिक आए हैं, चाहे वो डुअल बिहेवियर रहा हो, चाहे वो प्लांक थ्योरी रही हो, सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे थे। तो इसके बाद में मैं एक आपको टॉपिक और कराऊंगा, वो होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। और इसके बाद में मैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पॉज करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक की जितनी डिमांड है उतनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अभी नहीं आ रही है, बिकॉज जनरल ऑर्गेनिक पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करूंगा जब जनरल ऑर्गेनिक के 4-5 लेक्चर में डाल दूंगा। तो जीओसी के साथ में अब कोशिश यही करूंगा कि फर्स्ट ईयर की सीरीज में अगर जनरल ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं तो जनरल ऑर्गेनिक को पूरा मैं क्या कर लूं, खत्म कर लूं। क्योंकि एक लेक्चर आया भी था, उसके बाद में जीओसी को मैंने क्या कर दिया था, रोक दिया था आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। तो जीओसी को अब मैं कंप्लीट करूंगा पूरा, और जीओसी इस वे में कंप्लीट करूंगा कि आप चाहे बीएससी तक चले जाओ, चाहे आप एमएससी तक चले जाओ, आपको वो काम आती रहे। ठीक है, आपको ये ना हो कि हमने फर्स्ट ईयर में बस इतना पढ़ा था, उसका यूज नहीं पढ़ा और उसके बाद में हमें अगली क्लास में क्या हुई, दिक्कत हुई। तो बस आप ये समझ के चलो कि अगर आपने एक बार मनी कैंप पे पूरी जीओसी पढ़ ली, जितने लेक्चर पढ़ेंगे आपके 18-20 लेक्चर जितने भी बनेंगे, अगर आपने वो पूरा पढ़ लिया तो आपको बीएससी लेवल तक ऑर्गेनिक में दिक्कत, जीओसी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन बनाने में, रिएक्शन किस वे से गई, इन सब चीजों में दिक्कत होना आपको बंद हो जाएगी। तो इसके बाद में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद जीओसी स्टार्ट करूंगा। चलिए भाई, आज का टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल और लेक्चर 12 की बात कर लेते हैं। लेक्चर 12 में पढ़ा डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये पढ़ा। और यहां से केवल एक बात समझ में आई, कि पार्टिकल का भी डुअल बिहेवियर हो सकता है अगर उस पार्टिकल का मास क्या हो, बहुत कम हो, लाइक इलेक्ट्रॉन। तो बस आज इसी पे बेस्ड है हम लोग, क्योंकि बोर सर ये तो बता गए थे कि हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के आसपास कुछ फिक्स पाथ थे, उन फिक्स पाथ में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था और अपनी स्पिन पे घूमता था। ये बातें तो वो बता गए थे, बस उन्होंने जो बातें नहीं बताई थी, यानी कि एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट और देखा गया। और वो देखा किसने, वो देखा इरविन श्रोडिंगर ने। ठीक है, और उसके बाद में जो वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल था उसकी शुरुआत हुई। तो आज की जो भी बातें करेंगे वो हम लोग बात करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि बाकी तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, 0 और 1 मान लो, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। और ये बात पूरी तरीके से सही थी, ये तो रदरफोर्ड ने ही सही कर दी थी। तो बस बातें ध्यान कितनी रखनी है कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के जैसा छोटा होगा तो उसके पास दो नेचर होंगे, पार्टिकल भी और वेव भी, और उसकी वेव ऑब्जर्वेबल होगी। तो वेव मैकेनिकल मॉडल का जो पहला पॉइंट है अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ये सारे पॉइंट मेरी लैंग्वेज में है थोड़ा सा, तो आपको बुक्स में ढूंढने में दिक्कत होगी। लिखा यही है लेकिन छोटा छोटा कोनों कोनों में लिखा होता है, वहां से ढूंढना पड़ता है। तो बस ये अगर आप पॉइंट नोट कर लोगे तो आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला पॉइंट जो था वो था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इट्स ऑर्बिट देन अ वेव एसोसिएटेड with it which is called इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, अब ये देखो कितना सिंपल सा पॉइंट है। हम लोगों ने यहां पर यही तो पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका मास बहुत कम है, तो जब भी वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ में उसकी वेव भी ऑब्जर्वेबल होगी। तो बस ये पॉइंट यही कहता था कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा पार्टिकल है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो, पाथ हो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमें उसकी वेव कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से उस इलेक्ट्रॉन को एसोसिएट करके दिखाई देगी। अगर आपने डी ब्रोगली नहीं पढ़ा तो यार पहले लेक्चर नंबर 12 यार देख लो, उसके बाद में लेक्चर नंबर 13 पे आओ, क्योंकि फिर लेक्चर नंबर 13 तो आपको बस फिर वही लगेगा कि कहां से जा रहा है टॉपिक। तो ये वाला पॉइंट तो सिंपल सा था कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास अगर हम लोग बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का है। ये इतना छोटा पार्टिकल है कि इसकी जो लैम्डा आएगी वो ऑब्जर्वेबल होगी, और अगर ऐसा है तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वेव हमें दिखाई देगी, और उस वेव को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन वेव। समझ में आया पहला पॉइंट? समझ में आया ना पहला पॉइंट क्या होता है?
अब देखो यहाँ पर कई सारे लेक्चर आपके काम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपका बेसिक्स मजबूत कर रहा था एकदम तगड़ा वाला, कि जब भी मैं इन सब टॉपिक्स को पढ़ाऊं तो बस खेल लगे आपको कि हाँ ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात आएगी, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10 का मैंने नाम ही रखा है ऑल अबाउट वेव, कि वेव क्या होती है। ठीक है, तो वेव के बारे में सारी बातें करी थी। वहां पर एक बात करी थी कि अगर वेव ऐसी हो तो इसे कहते हैं क्रेस्ट, इसे कहते हैं ट्रफ, और ये होता है एम्पलीट्यूड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये ए फंक्शन होता है वेव का, फंक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये ए वेव का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या, डिपेंडेंट, यानी कि ये वेव पे डिपेंड करता है। वेव जितनी इंटेंस होगी, ठीक है, वेव जितना बड़ा क्रेस्ट या जितना बड़ा ट्रफ बनाएगी, एम्पलीट्यूड उसी पर तो डिपेंड करेगा यार। तो फंक्शन ऑफ वेव होता है एम्पलीट्यूड। एक और बड़ी बात बताई थी जो बहुत कम जगह लिखी मिलती है, कहीं बिल्कुल एकदम किनारे लिखी होती नजर नहीं पड़ती, कि जो ए स्क्वायर होता है वो देता है इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी कि जो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है वो देता है आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसकी पूरी जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 10 देख लो। ठीक है, मिल जाएगा आपको वहां पर, अगर नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास में यहां पर ए हो, तो जो श्रोडिंगर सर थे उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड हो उसे कुछ बढ़िया सा सिंबल माना जाए। तो उन्होंने कहा कि जो द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज अ वेव फंक्शन। पहली बात तो वो वेव फंक्शन है, ठीक है, इज अ वेव फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, और बहुत बड़ा टर्म आया साई, त्रिशूल ऐसा होता है। ठीक है, तो उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज अ वेव फंक्शन। पहली बात तो ये वेव फंक्शन होता है, यानी कि वेव डिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात है कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाई साई, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम कहते हैं साई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। 3 पॉइंट 4 पॉइंट में तोड़ूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा चीजों को। और जो तीसरा पॉइंट आया, उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे पास कोई नॉर्मल वेव हो उसका हम ए स्क्वायर निकालें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से आपकी जो हम लोग कहते नहीं थे, बोर पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हालांकि उसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन उसका बेसिक्स यही छुपा हुआ है। तो कहा कि ए स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ देता है किसको, वेव की, इंटेंसिटी ऑफ वेव देता है। बच्चों वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग साई का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना बात को। तो तीसरा पॉइंट क्या था कि द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, साई का स्क्वायर। तो साई स्क्वायर जो होती है वो क्या देती है हमें, वो देती है इंटेंसिटी ऑफ वेव। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन साई जो है वो कौन सी वेव है, वह इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, क्या देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अब इलेक्ट्रॉन वेव कहां बनेगी, इलेक्ट्रॉन वेव वहीं पर बनेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो। ये तो सिंपल सी बात है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन वेव तो वहीं पर बनेगी ना। तो यहां पर मिला कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेव का मतलब था प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ा टर्म है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक अभी आपको और बहुत तगड़ा पढ़ना है, जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वो कहता है कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल की, जो क्वांटम पार्टिकल यानी कि छोटे पार्टिकल होते हैं, उनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं डिफाइन किया जा सकता। ठीक है, एक साथ पूरी तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते। तो यहां पर वही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, और जब क्वांटम पार्टिकल मूव करता है तो हम इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम को एक साथ बता नहीं सकते। जो एरर पढ़ते हो फिजिक्स में, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी, 100% रह जाएगी। ये पूरी तरीके से तब क्लियर होगा जब हाइजेनबर्ग पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी आपको इतना जानना जरूरी है कि क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग, और इलेक्ट्रॉन तो हर समय चलता रहता, यानी कि उसका मोमेंटम जीरो तो हम कर नहीं सकते, यानी कि उसकी पोजीशन को पक्का पक्का बताना इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए, अभी तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो निकाली जा सकती है। तो साई स्क्वायर क्या देगा, वो देगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जहां पर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। समझ गए बात को। जहां पर
इंटेंसिटी जितनी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा, यानी कि साई स्क्वायर टर्म क्या देता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और लास्ट और चौथा जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है कि द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 0 फॉर न्यूक्लियस। अब यहां से तो रदरफोर्ड और बोर दोनों ही सही साबित हो गए कि जो साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू न्यूक्लियस पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कि वहां पर क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देता है साई स्क्वायर। तो अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है यानी कि प्रोबेबिलिटी भी 0 है, और अगर प्रोबेबिलिटी 0 है यानी कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, वहां क्या पाए जाते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? तो ये मेन पॉइंट थे, पहले इनको आप नोट कर लीजिए, फिर इसकी मेरिट्स बताता हूं कि इसकी क्या खास बातें थी। ठीक है, नोट कर रहे हो तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा हट जाऊं एक बार। ठीक है, चलो रिवाइज करा तो एक बार सारे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी, उस वेव को कहेंगे इलेक्ट्रॉन वेव। इस इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेव का फंक्शन होगा, उसे रिप्रेजेंट करेंगे साई से। इस साई का जो स्क्वायर होगा यानी कि साई स्क्वायर होगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव देगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देगा, और जो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर होगी वो न्यूक्लियस पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0 है। ठीक, सारी बातें हो गई। अब इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या थी, सबसे अच्छी बात यह थी कि अब जो चीजें हम लोग वेव के लिए अप्लाई करते थे वो सारी बातें हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो इसने क्या किया, सबसे पहली बात किसने, जो हो रहा था ना कि वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसने उस समस्या को खत्म कर दिया। इस मॉडल की सबसे खास बात यही थी कि इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज निकाली जा सकती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं किया जा सकता। ठीक, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी कि हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये जो हेडिंग थी जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो पता चल जाता था, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि शेयरिंग वाला बॉन्ड था वो कैसे बना ये नहीं पता चलता था। तो इसको दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर करेगा, on the basis of overlapping of wave, overlapping of wave, कि जब दो वेव, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये आ रहा हो ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ये आ रहा हो, उसकी वेव ये है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये है इलेक्ट्रॉन ई ए, ये है इलेक्ट्रॉन ई बी। तो इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं साई ए और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं साई बी। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से शेयर होने के लिए अप्रोच करेंगे तो इनकी जो वेव्स हैं उनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और इस ओवरलैपिंग के बिहाफ पे हम ये सीख सकते हैं कि कब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती हैं और कितनी तरह की बनती हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग कहां पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम ही है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे होंगे ना कोवेलेंट बॉन्ड, तब हम लोग इसी बिहाफ पे, ठीक है, याद कर लो आज कि केमिकल बॉन्डिंग जब भी पढ़ाऊंगा तब आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 13 देखो जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और उसके बाद में आज इस वीडियो पर आओ तब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये पता चलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। इसके वीडियो का अगला जो आएगा वो आपका आएगा लेक्चर नंबर 14, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या शुरू करेंगे, अपनी ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।